हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 23 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन सा करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला करंट अफेयर होगा लॉर्ड कर्जन के बारे में। दूसरा होगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में। तीसरा मिथिला मखाना के बारे में। चौथा आपका होगा हंगर स्टोन्स के बारे में। और पांचवा और लास्ट का आर्टिकल होगा सुपर चार्ज बायो टेक राइस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। हमारा पहला आर्टिकल लॉर्ड कर्जन के बारे में। ये क्यों न्यूज में आया? देखिए अभी क्या हुआ, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो एक स्टेचू खड़ा करेंगे, स्टेचू बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? देखिए ये आपका लॉर्ड कर्जन गेट है जो कि बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है बर्धमान, वहां पे लॉर्ड कर्जन गेट है। ये लॉर्ड कर्जन गेट बनाया था किसने? जो वहाँ के वर्तमान के जो महाराजा थे, महाराजा विजय चांद मेहताब जी, उन्होंने बनवाया था ये। वो कब तक राज कर रहे थे? ये आपका राज कर रहे थे 1886 से लेके 1941 तक के टाइम का ये उनका वो रहा है। क्या नाम, जो जब उन्होंने रूल किया था, तो उन्होंने वहां पे जो है ये आपका गेट बनवाया, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने वहां पे विजिट किया था, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया था। यहाँ पे देखिए 1903 में विजिट किया था। तो अब ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो ये आपके महाराजा विजय चांद मेहताब है और उनकी वाइफ जो राधा रानी, यहाँ पे आप पिक्चर देख लीजिए, महाराजा विजय चांद मेहताब की और उनकी वाइफ राधा रानी की पिक्चर है। इन दोनों का स्टेचू यहाँ पे इस गेट के सामने बनवाने की बात कह रही है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तो इस वजह से न्यूज में आया क्योंकि महाराजा विजय चांद मेहताब का जो जीवन काल था वो 1881 से 1941 तक का था। और ये रूरल किसके थे? जो बुढ़वान ईस्ट स्टेट है, बुढ़वान डिस्ट्रिक्ट के। अभी तो ईस्ट स्टेट थी पहले, अभी तो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है तो उसके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन जो फोकस है वो लॉर्ड कर्जन पे है क्योंकि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा फोकस है। ठीक है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन की अगर जीवन काल की बात करें तो 11 जनवरी 1859 को इनका जन्म हुआ। 20 मार्च 1925 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये इनका जीवन काल था। ये इंग्लैंड के थे और ब्रिटिश स्टेट्समैन थे और फॉरेन सेक्रेटरी भी ये रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इनके बारे में, पोस्ट के बारे में जान लिया कि ये इनकी पोस्ट क्या थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था इंडिया में जब ये वायरस नहीं, सॉरी, वायसराय बने। वायसराय कब बने? 1899 में बने। और कब तक रहे? 1905 तक रहे। तो 1905 तक जब ये वायसराय रहे, तो उससे पहले कौन वो कर रहे थे, रेन कर रहे थे? वो कर रहे थे लॉर्ड एल्गिन। तो अब इस यहाँ पे जानना ये जरूरी है, जो लॉर्ड एल्गिन है कौन से वाले एल्गिन है? ये फर्स्ट वाले है, ये सेकंड वाले है? यहाँ पे मैंने इसलिए पिक्चर लगाई है कि लॉर्ड एल्गिन दो है। एक तो लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट और एक दूसरा है लॉर्ड एल्गिन सेकंड। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट ये भी वायसराय थे मगर ये 1862 से 1963 तक थे। और जबकि लॉर्ड एल्गिन सेकंड ये 1894 से 1899 तक थे। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन से वाले के बाद इन्होंने रेन किया। तो ये वो जो सेकंड वाले थे, इसके बाद आपके कौन सा है? ये लॉर्ड कर्जन आए। तो ये लॉर्ड एल्गिन सेकंड जो थे 1894 से 1899 तक इन्होंने वायसराय की जो गद्दी संभाली। ठीक है, तो यह वो कौन बन गए इसके बाद? इसके बाद बन गए आपके लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 तक रहे। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि ये 39 साल की उम्र में ही ये वायसराय बन गए थे। कहने का मतलब ये हुआ कि यंगेस्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे। जितने भी वायसराय हुए हैं सब में सबसे ज्यादा यंग यही थे। ठीक है, इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया। ऑफिस अज्यूम करने से पहले ये इंडिया को 4 बार विजिट कर चुके थे। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये लॉर्ड कर्जन पहले आया था, वायसराय बनने से पहले आया था या नहीं आया था? हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, पर जस्ट हमने जान लिया। ठीक है, अब इनकी पॉलिसीज के बारे में जान लेते हैं। इनकी पॉलिसीज ऐसे तो कई सारी है, जैसे कि आपकी अफगान पॉलिसी हुई, तिब्बत पॉलिसी हुई आपकी, और दूसरी पॉलिसी है। मगर जो हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉलिसी हो जाती है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी हो जाती है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी में क्या किया इन्होंने? इन्होंने अपने जो प्रीडिसेसर्स थे उनसे हटकर थोड़ा सा काम किया। इन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन, स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी वाली पॉलिसी अपनाई। कि यानी कि अपने एरिया को जितने में तुम रेन कर रहे हो कंबाइंड करना है, अगल बगल के एरिया को कंबाइंड करना है, कंसोलिडेट करना पावर, स्ट्रेंथन करनी है वहां पे पावर, और सिक्योरिटी बढ़ा देनी है, तभी वो कंसोलिडेशन हो पाएगा। किस एरिया में? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस था आपका। ठीक है, अब
इन्होंने क्या किया, एक रोड कंस्ट्रक्ट कराया जो किस किस को कनेक्ट करता है, पेशावर को चित्रल को। पेशावर पेशावर तो आप जानते हैं पाकिस्तान में, मगर चित्रल भी पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वो इनको कनेक्ट करता है। तो इसने ये आपका एक रोड बनवाया था। ये इनकी पॉलिसी रही थी उस टाइम पे, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। अब इसके रिफॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे, लॉर्ड कर्जन ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, ऐसे तो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, पर जो इनके इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, और आपके लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स है। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में क्या किया इन्होंने, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 को मतलब पास कराया है। उसमें क्या किया इन्होंने कि जो आपके इलेक्टेड लेजिस्लेटर थे, उनके जो नंबर थे, नंबर ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेशन, उनको रिड्यूस कर दिया, और नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स की पॉपुलेशन को इन्होंने बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ, जो आपके इलेक्टेड लेजिस्लेटर थे वो गुस्से में आ गए, और गुस्से में आके और तभी 28 लेजिस्लेटर, जो 28 मेंबर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मेन जो आपकी डोमिनेंस किसकी रह गई, वो आपकी ब्रिटिश इंडियंस की रह गई, और जो प्योरली ब्रिटिश थे उनकी पॉपुलेशन आपकी लेजिस्लेशन में देखने को मिलने लगी। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इन्होंने 1899 में जो ब्रिटिश करेंसी थी, क्या थी, पाउंड थी, उसे लीगल टेंडर घोषित कर दिया। लीगल टेंडर घोषित करने से ये हुआ कि उसे जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है या कोर्ट ऑफ लॉ है, उसे रिकॉग्नाइज करने लगी। ठीक है, अभी तक तो ये रिकॉग्नाइज नहीं होती इंडिया में, मगर अब ये रिकॉग्नाइज होने लगी। तो उस वक्त इन्होंने क्या किया कि एक जो आपका पाउंड था वो बराबर 15 रुपए के बराबर था। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाई हुई, डाला भी है कि भाई आपका कितना था उस टाइम पे। तो यहाँ पे लिखा भी है, एक पाउंड इज इक्वल टू 15 रुपए। ठीक है, तो अब इन्होंने दूसरी चीज क्या की इकोनॉमी की, उसमें कि जो साल टैक्स लगता था वो रिड्यूस कर दिया। ये काम अच्छा ही किया, क्योंकि साल टैक्स तो ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जिनकी इनकम, जिस आदमी की भी इनकम आपकी एनुअल इनकम 500 रुपए से ज्यादा है, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो इन्होंने आपका इनकम टैक्स भी एक तरह से वो किया, मतलब वो एक सीलिंग लगाई। ठीक है, अगर आप फैमिन की बात करें, जो आपका अग्रेरियन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, या और दूसरे रिफॉर्म्स है उनकी बात करते हैं, तो क्या हुआ कि जब फैमिन आया, इनके टाइम में फैमिन आया, तो फैमिन के लिए इन्होंने बहुत सारे रिलीफ वर्क चलाए। तो इन्होंने जो जितने भी अफेक्टेड पीपल थे उनको रिलीफ प्रोवाइड की, और पेमेंट दी लोगों को, जो अफेक्टेड थे उनको पेमेंट दी पर डे के बेसिस पे, कि आप काम करो और पर डे के बेसिस पे आप काम करके अपनी पेमेंट ले जाओ। आज देखते होगा आप, तो मंथली आपका पेमेंट सिस्टम है, मगर पहले पर डे पेमेंट सिस्टम होता था, कि डेली वेजेस जिसे हम बोलते हैं। तो आप पुरानी मूवीज देखोगे, पुरानी मूवीज में ना, तो आपका जो है मैक्सिमम मूवीज में आपको डेली पेमेंट लेते हुए दिखेंगे। जो भी मूवीज में दिखाया जाता है पुराने टाइम का, तो वहां पे जो अगर कोई ऐसी इस टाइप की मूवीज बनी है, तो मूवी बनी है, तो उसमें डेली पेमेंट दी जाती थी। ठीक है, तो अब जो कल्टीवेटर्स को क्या कर दिया गया, जो उनका रेवेन्यू दिया जाता था, कि भाई, तो ये आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें बोलता है हमें ठुकला लगान भरना पड़ेगा। तो वो वाला जो थे यहाँ पे, रसेल जो थे, जिनका नाम रसेल था, तो उसी टाइप का जो उन्हें देना होता है रेवेन्यू, वो माफ कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया उन्हें। ठीक है, तो अब 1900 में कर्जन जो थे, उन्होंने अपॉइंट किया, फैमिन कमीशन अपॉइंट किया। फैमिन कमीशन अपॉइंट करने से ये फायदा हुआ कि फैमिन के लिए रिलीफ वर्क चलाया जा सके, और लोगों को राहत प्रोवाइड की जा सके। अगर अग्रेनियन की बात करें, तो एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या एक्ट बनाए, क्या फायदे पहुंचाए किसानों को, वो देखते हैं। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट इन्होंने पास करा दिया। इसका फायदा ये हुआ कि जो डिपॉजिट्स और लोन आपके पीजेंट्स लेते थे, वो जो मनी लेंडर से लेते थे, वो बहुत सारे एक्सोर्बिटेंट प्राइसेस पे लेते थे, तो उससे छुटकारा दिला दिया इस एक्ट के आने से। तो उन्हें क्रेडिट मिलने लगा, क्योंकि अब पीजेंट्स यहाँ पे जाते थे इस सोसाइटी में, तो अपना क्रेडिट वो सस्ते दाम पे, सस्ते इंटरेस्ट पे लेके आ जाते थे। तो मनी लेंडर के चंगुल से, जो सूदखोर होते थे, उनके चंगुल से उन्हें छुटकारा मिल गया। 1900 में उन्होंने क्या किया, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट को पास कराया। तो ये क्या कर दिया, जो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जो मनी लेंडर्स थे, वो क्या कर लेते, वो जब्ती कर लेते थे लैंड की। अगर आपने ब्याज ना चुकाया तो उनकी जमीन की जब्ती कर लेते। तो उस चीज से उन्होंने क्या किया, निजात पाया। ठीक है, ये इसका मतलब, जो जिसी पे किसी पे कर्ज ज्यादा है, तो उसको इस चीज से छुटकारा दिलाया। तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर और रिफॉर्म्स की बात करें, रेलवे में क्या रिफॉर्म्स किया, रेलवे में इन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए। इनकी फैसिलिटीज को अच्छा किया, रेलवे की फैसिलिटीज को अच्छा किया, और रेलवे को प्रॉफिटेबल बनाया। प्रॉफिटेबल इस तरह से बनाया, क्योंकि प्रॉफिटेबल तभी बनेगी रेलवे, जब आप थोड़ा सा दाम थोड़ा सा कमती कर देंगे, यानी कि सस्ता कर देंगे, किराया सस्ता कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ा देंगे, ज़्यादा रेलवे लाइन आपने बिछा दी, कनेक्ट कर दिया, और ज़्यादा डेस्टिनेशन को, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी कनेक्ट हो सकी। तो रेलवे लाइंस को बढ़ा दिया इन्होंने। और
और डिपार्टमेंट जो रेलवे डिपार्टमेंट था उसको अबोलिश करके इन्होंने रेलवे बोर्ड बना दिया। तो रेलवे बोर्ड ही सारा मैनेज करने लगा, रेलवे का सारा मैनेजमेंट रेलवे बोर्ड ही देखने लगा। तो ये इन्होंने रेलवे में क्या किए, रिफॉर्म्स लाए जो कि बहुत अच्छे रहे। ठीक है, अगर एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन में क्या रिफॉर्म की, 1901 में इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने क्या है ना कि एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस शिमला में गठित की। उसमें क्या डिसीजन लिया गया कि यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया गया। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में बनाया गया, जिसके तहत आपका क्या बना, इन्होंने क्या रिकमेंड किया, यूनिवर्सिटी कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना जो कि 1904 में पारित हुआ, पास हुआ। उसके तहत बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए, जिनको रिकमेंडेशन को मान के एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस लाए गए। क्योंकि अब ये एजुकेशन में चेंजेस क्यों लाए, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो रिवोल्यूशनरी थे उस टाइम पे, ठीक है, जो आपके क्रांतिकारी थे, कि वो ऐसे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं जहाँ पर रिवोल्यूशनरी आइडियाज को ज्यादा जन्म दिया जा रहा है, रिवोल्यूशनरी आइडियाज सिखाए जा रहे हैं। तो अगर ऐसे कॉलेजों से बच्चे हट के आपका जो हम कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, उसमें पढ़ेंगे, तो उस चीज़ से निजात पाई जा चुकेगी। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा चैलेंज तो जो ब्रिटिश रूल था उनका यही था ना कि रिवॉल्यूशनरी से टक्कर लेना, क्योंकि जगह जगह रिवॉल्यूशनरी अपना क्या नाम वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और एक्टिविटी कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे। तो वो चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी कमीशन स्टैब्लिश किया था 1902 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टैब्लिश नहीं हुआ था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ बताइए, 1956 में स्टैब्लिश हुआ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में इनकी क्या भागीदारी रही, कि इनकी टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और 1907 में क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ, यानी कि सूरत को विभाजन। तो 1900 हम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्योंकि जो आपका बंगाल था वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड प्रोविंस था, जिसमें 8 करोड़ पीपल उस टाइम पे रहते थे। तो वहाँ पे पार्टीशन इन्होंने कहा कि भाई आपकी ये कम्युनिटी अलग है, मुसलमानों की कम्युनिटी अलग है, ये पढ़ा लिखा तबका अब उनका एक सोच थी ना कि जो आपका वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा था, जो टोटल बंगाल था आपका, एक वेस्ट बंगाल वाला पढ़ा लिखा तबका ज्यादा रहता था, थोड़ा मॉडर्न तबका ज्यादा रहता था। और ज्यादा ईस्ट बंगाल है जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है, उसमें आपका कम पढ़ा लिखा तबका यानी कि अनपढ़ पॉपुलेशन ज्यादा रहती थी, गरीब पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो इन्होंने यही कोशिश की कि जो पढ़ा लिखा तबका था वो आपके कम पढ़े लिखे तबके को रेडिकलाइज ना कर सके, उन्हें समझा ना सके कि इनके जो आपके गंदे इरादे थे, ब्रिटिश के जो इरादे थे कि भाई ये डिवाइड एंड रूल का जो कंसेप्ट खेल रहे थे इंडिया में, तो उसके खिलाफ वो भड़का ना सके। जो कम पढ़ा लिखा तबका था वेस्ट, वो आपका जो आज बांग्लादेश है, तब तो वो पूरा बंगाली हुआ करता था, तो वो इनको अलग कर दिया, तो इसलिए विभाजन कर दिया, ये एक मेन रीजन रहा है। ठीक है, तो उस वक्त में क्या था कि पूरा का पूरा जो बंगाल था वो क्या क्या आता था उसमें, आज का जो पूरा वेस्ट बंगाल है वो आता था, बिहार आता था, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आता था, उड़ीसा आता था, आसाम आता था, बांग्लादेश आता था। तो ये सारे स्टेट आपके ये सारे आते थे। ठीक है, 1905 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने पार्टीशन बंगाल का कर दिया। क्या था पहले, जो ये बंगाल को क्या बोलते थे, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते थे। तो यहाँ पे मैप में दिखाया भी हुआ है कि क्या क्या आता था, ये आपका ये सारे स्टेट आपके दिखाए हुए कौन कौन सा कमालते कंबाइंड थे, पूरी आपकी क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि पार्टीशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, भाई कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे ना। तो कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए, जो हमारी कांग्रेस थी, आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, मॉडरेट्स थे और रेडिकल्स थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्होंने इस चीज का अपोज किया। अपोज करने से क्या हुआ कि भाई एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला जिसका नाम स्वदेशी मूवमेंट था। और आपका बॉयकॉट मूवमेंट भी चला इसी में कि भाई जो आपके आपके विदेशी कपड़े हैं उनका बॉयकॉट करो और स्वदेशी को अपनाए। तो ज्यादातर ये जो फोकस था, सेंटर था टेक्सटाइल पे, ज्यादा सेंटर था कि आपके सारे कपड़ों को, जो आपके विदेशी कपड़े थे उन्हें सब निकाल के एक चौक में इकट्ठा करके आग लगाई जाने लगी। स्वदेशी को अपनाओ, ये सब इस चीज की ज्यादा कवायद होने लगी, यानी कि इस चीज को ज्यादा सपोर्ट करा जाने लगा। तो ये ज्यादा बंगाल में ही था। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ था, नहीं, ऑल ओवर इंडिया नहीं फैला हुआ था, ये बंगाल में ही मेनली सेंटर था। फैला तो दूसरी जगह भी था पर कम कम फैला हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसी बनाती है यूपीएससी कि स्वदेशी मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ था। अब यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि भाई पूरे देश में ही मांग उठ रही थी ना
आजाद कराने की, और मूवमेंट तो सभी जगह चल रहे थे। पर क्या स्वदेशी मूवमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ था? नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला ही नहीं था। मेनली इधर ही फैला था, बंगाल में। बंगाल में ही इसका जन्म हुआ था, बंगाल में मेनली सेंटर था। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में जो मूवमेंट चल रहा था उसका नाम था वंदे मातरम मूवमेंट। ये चीज ध्यान रखने की बात है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कहने का मतलब प्री में आए या मेंस, वो प्री में ही आएगा, मेंस में तो नहीं आएगा। तो आंध्र प्रदेश में जो मूवमेंट चल रहा था उसका नाम था वंदे मातरम मूवमेंट। इसमें क्या है, बॉयकॉट, जो ब्रिटिश गुड़ थे उनको बॉयकॉट करने की मांग की जा रही थी। ठीक है। प्रोटेस्टर्स क्या गाना गाते हुए घूम रहे थे, और क्या कौन सा गाना, वंदे मातरम, उस टाइप का गाना तो गाना गाते घूम रहे थे। प्रभात फेरीज होती थी उस टाइम पे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक आपका स्लोगन दिया, अमर सोनाल बंगला, यानी कि माई गोल्डन बंगाल। ठीक है, कि पूरे बंगाल को जो डिवाइड कर दिया है, तो मेरा मेरा पूरा बंगाल मेरा है, मेरा सोने जैसा बंगाल है। ठीक है, तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? उनका कहने का मतलब ये था, इन्होंने उसी के संदर्भ में ये आपका स्लोगन दिया, अमर सोनार बंगला, कि मेरे सोने जैसे बंगले को आपने डिवाइड कर दिया, अच्छा नहीं किया। ठीक है। और उन्होंने फिर आपका नेशनल एंथम ये बांग्लादेश का बन गया बाद में, जब डिवीजन हो गया उसके बाद में सब बिखर गया, तो ये नेशनल एंथम बना, अमर सोनार बंगला। ठीक है। बंगाल नेशनल कॉलेज स्टेब्लिश किया गया। ठीक। बंगाल नेशनल कॉलेज स्टेब्लिश कब हुआ? 15 अगस्त 1906 में। ठीक है। और इसी में ये क्या आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्टेब्लिश की गई 15 अगस्त 1906 को ही। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके इम्पैक्ट क्या हुए? इम्पैक्ट ये हुए कि वो 1905 में तो कर्जन ने छोड़ दिया, उसकी तो वायस रॉयल्टी खत्म हो गई। ठीक है। एजिटेशन तो चलती रही कई साल तक। तो जब किंग जॉर्ज फिफ्थ आए, ठीक है, उनका जो है आपका राज्यभिषेक हुआ। ठीक है, उन्हें राज्यभिषेक किया गया, तो 1911 में जब वो दरबार लगा हुआ था, तो उनके उस पे ऑर्डर पे क्या है, जो बंगाल का पार्टीशन का जो एक्ट पास किया गया था, पार्टीशन को लीगली वो आपका एब्रोगेट कर लिया गया, यानी कि उसको गलत वॉइड करार दे दिया गया कि ये गलत है। ठीक है। तो एक दोबारा से फिर से यूनाइट हो गया पूरा का पूरा बंगाल, जो ब्रेक हो गया था चार पांच पार्ट, दो पार्ट में, उसको यूनाइट कर दिया गया। फिर उसके बाद लेडी हार्डिंग, सॉरी लॉर्ड हार्डिंग वायसराय बने 1911 में। ठीक है। फिर भी आपका स्वदेशी मूवमेंट क्या है कि चलता ही रहा। आपके जो नेशन वाइड प्रोपोर्शंस में कहीं के देखने को मिलते ही रहा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस चीज के ऊपर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2019 में पूछा गया था। स्टेटमेंट पहला, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिजन क्राफ्ट एंड द इंडस्ट्री। ये क्या स्टेटमेंट पहला सही है? कि ऑब्वियसली सही बात है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट की तो डिमांड यही थी ना, कि हम अपनी स्वदेशी को अपनाओ, जो हमारे अपने खुद के बनाए हुए, जो हाथ की बनाई हुई चीजें, आर्टिसन है, कपड़ा है, कोई भी चीजें है, जो आपकी वुडन चीजें है, कोई भी दस्तकारी वाली चीजें है, वो से अपनाइए। ठीक है। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्टेब्लिश की गई स्वदेशी मूवमेंट के अराउंड ही, मतलब उसके टाइम में ही वो स्टेब्लिश की गई। तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा ही है कि भाई यहाँ पे देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप की गई थी 15 अगस्त 1906 को, और बंगाल नेशनल कॉलेज भी स्टेब्लिश किया गया था। तो दोनों ही आपके स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया, बोथ ABC। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका, स्वदेशी एंड बॉयकॉट एडोप्टेड द मेथड ऑफ स्ट्रगल फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये कब ये अडोप्ट किए गए? तो एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑब्वियसली इसी के आगे टाइम में वो किए गए थे। होम रूल लीग तो तब तक आया नहीं था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और विजिट साइमन कमीशन, 1927 में साइमन कमीशन आया था। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा आंसर हो गया? पहला आपका, पहला, यानी कि बंगाल का जो पार्टीशन है उस टाइम पे। तीसरा क्वेश्चन आपका, पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड द लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, कब तक चला? ठीक है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कब तक चला ये? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन द इंडियन इंडिपेंडेंस ट्रूप वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एडेड, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाता है। सेकंड वाला, किंग जॉर्ज वी फिफ्थ एब्रोगेटेड द कर्जन एक्ट एट द रॉयल दरबार इन 1911। तो ये बंगाल का पार्टीशन का जो ड्यूरेशन तो कब तक चला? लॉर्ड कर्जन तो 1905 में छोड़ के चला गया था। ये कब तक चला? 1905 से लेके, और कब तक चला? तो तब तक चला ना जब तक किंग जॉर्ज फिफ्थ नहीं आए थे। उन्होंने उन्होंने जो उनका दिल्ली दरबार, रॉयल दरबार लगा था 1911 में, उन्होंने इसको एब्रोगेट किया था, यानी कि बी तक
बी ऑप्शन ही तो सही हो गया। मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इवेलुएट द पॉलिसीज ऑफ द लॉर्ड कर्जन एंड दियर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तरोताजा क्वेश्चन है जो कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में। इसमें हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी जो है एक तरह से एनहांसमेंट यानी कि रकम को बढ़ा दिया है। किसकी रकम को, किसके तहत रकम दी जा रही थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी जो स्कीम थी, इसके तहत जो रकम दी जा रही थी उसको और थोड़ा सा एनहांस कर दिया, बढ़ा दिया। क्यों, किसको किसको दी जा रही थी, कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को दी जा रही थी। क्यों दी जा रही थी, क्योंकि पैंडेमिक आया। पैंडेमिक कौन सा आया, कोविड 19 आया, उसने पूरा सब कुछ डिसरप्ट कर दिया। उससे सारी इंडस्ट्री बहुत आहत हुई। तो इस वजह से इनको क्या है ना, इसकी जो वो पूंजी है, राशि, उसको बढ़ा दिया और उसमें और सेक्टर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। जैसे कौन से एंटरप्राइज को इंक्लूड किया गया, हॉस्पिटैलिटी को भी इंक्लूड कर लिया गया, और उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर है उनको इंक्लूड कर लिया गया। जो अभी जो ECLGS जो स्कीम है, जो अभी की है, ऐसी कई सारी स्कीम है। ECLGS स्कीम 1, ECLGS स्कीम 2, ECLGS 3, 4, इस तरह की स्कीम है जो अभी की रिसेंट की स्कीम है, 4 वाली, उसमें। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कितनी अमाउंट बढ़ाई है, 50,000 करोड़ बढ़ाई है। तो कितनी हो गई है, पहले थी 4.5 लाख करोड़, अभी 50,000 करोड़ बढ़ के कितनी होगी, 5 लाख करोड़ तक होगी। कब तक वैलिड रहेगी, 31 मार्च 2023 तक रहेगी वो वैलिड। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, इसलिए न्यूज में। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ECLGS स्कीम क्या है, सॉरी, ECLGS स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था, किसके अंदर, क्योंकि रेस्पॉन्स किसका था, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो उसी के अंडर आपका जो MSMEज है और भी कई सारे छोटे एंटरप्राइजेज है, बड़े एंटरप्राइजेज है, उनको भी एक तरह से पैसा देने की कोशिश की गई, क्योंकि कोविड 19 ने सबकी कमर तोड़ के रखी हुई है। ठीक है, ये छोटे बिजनेस को सपोर्ट करती है। उनकी जो ऑपरेशनल लाइबिलिटी, जो ऑपरेशनल लाइबिलिटी मतलब जो ऑपरेशनल चीजें हैं जो उन्हें पर डे चाहिए चलाने के लिए। देखो, आपको रोज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, और भी कई सारी यूटिलिटी चाहिए। ठीक है, तो मेंटेनेंस चाहिए, तो ये पर डे आपको चाहिए ही चाहिए, तो पर डे पैसा चाहिए, तो उसी को बोलते हैं ऑपरेशनल लायबिलिटी। जितनी भी ऑपरेशनल लायबिलिटीज थी, तो उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, नेशन वाइड लॉकडाउन की वजह से ये सारी आहत हुई है। तो यहाँ पे बात करता है कि देखो, इमरजेंसी का मतलब कि ऐसी स्थिति जब आपकी बुरी स्थिति पैदा हो जाए तब ये देगी, मगर ये गारंटीड है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, 100% गारंटीड, ये देगा ही देगा। ECLGS जो स्कीम है, ये आपको 100% गारंटी देती है कि आपको ये देगा ही। मगर पहले किसके थ्रू देती थी, पहले देती थी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के थ्रू। ठीक है, ये जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, कौन कौन से मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन थे, जैसे बैंक्स थे, छोटे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या NBFCs हो गए, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो हो गए। तो इनको सबको ये लैंडिंग देता था, यानी कि लैंड करता था। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट प्रोडक्ट का मतलब ये आपका यही हो गया कि पैसा, पैसा ही देना है। तो ठीक है, यही सब है, यही बोला है, इसमें कुछ नहीं नया नहीं बोला, इस लाइन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जो ECLGS फेज 1 है, यानी कि स्कीम 1 है। इसमें क्या कि फुल्ली गारंटी दी गई कि आपको कोलेटरल फ्री एडिशनल क्रेडिट दिया जाए। कोलेटरल फ्री का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि आप बैंक में लोन लेने जाओ, तो आपको गारंटर चाहिए, या कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, आपके घर के कागज, जमीन के कागज, दुकान के कागज, कोई गारंटी देनी होगी, तो उसको ही बोलते हैं कोलेटरल। ठीक है, तो आपका कोलेटरल फ्री मतलब कुछ इस तरह का आपका वो नहीं होगा, यानी मॉर्गेज रखना पड़ेगा कुछ। ठीक, उस तरह का है। ठीक है, तो किसे दे रहा है, MSMEs को दे रहा है, बिजनेस एंटरप्राइजेस को दे रहा है, मुद्रा बोरोवर्स जो है किसान है, किसानों के लिए चलाई थी, उनको दे रहा है। ठीक है, और आपके ये छोटे छोटे बिजनेस को लोन्स जो पर्पज दिया जाता है, मतलब लोन दिया जाता है, उनको दे रहा है। इसको एक्सटेंड कर दिया है 20%, 20% जो जितना क्रेडिट दे रहा है उसका 20% तक और इसने एक्सटेंड कर दिया है। कब तक रहेगा, ये आपका 20 फरवरी 2020 को ये बोला गया था। ठीक है, क्योंकि ये तो ECLGS 1 है ना, इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, तो तब ये बोला गया था उस टाइम पे। ठीक है, MSMEs को क्या 25 करोड़ का वो दिया जाता है, मतलब एक हेल्प दी जाती है, और 100 करोड़ टर्नओवर उनको एलिजिबिलिटी है कि 25 करोड़ उनका आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, एक तरह से रखा हुआ पैसा, और 100 करोड़ उनका टर्नओवर होना चाहिए, वे इलिजिबल है। ठीक है, ये जो ECLG 2 लॉन्च की गई, ECLGS 2 जो ECLG स्कीम 2 जो लॉन्च की गई, उसमें अमेंडमेंट कर दिया फर्स्ट में, बस राशियों में चेंज कर दिया। तो जो आपकी ये टर्नओवर कैप है जो 100 करोड़ की है, इसे रिमूव करके आपका रिमूव कर दिया गया इसको। ठीक है, 2020 में रिमूव कर दिया गया। तो अब हम 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो 2 में क्या हुआ, इसने फोकस किया जो और 26
स्टेट एंटाइटी थी या सेक्टर्स थे, जो कामत कमेटी बनी, कामत कमेटी में ये बोला गया, यानी कि फोकस किया गया, जैसे हेल्थ सेक्टर को और इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, कामत कमेटी के अकॉर्डिंग तो उन्होंने 26 स्टेट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया और हेल्थ सेक्टर को आइडेंटिफाई किया। कहने का मतलब हर एक स्कीम में, यानी कि इसी स्कीम को मॉडिफाई करते जा रहे हैं, सेक्टर्स को, डिफरेंट सेक्टर को ऐड करते जा रहे हैं, और इस स्कीम्स के जो आपकी अमाउंट है उसे बढ़ाते जा रहे हैं, सीलिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये हो रहा है इसमें। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि 50 करोड़ से 500 करोड़ तक का कर दिया। ठीक है, ये सब बोला, ये 2020 में हुआ था। एलिजिबिलिटी इसमें हुई, ये उन्हीं को मिलेगा जो SMA 1, SMA 2 या एनपीए के अंडर नहीं आती है। SMA 1, SMA 2 क्या है, पहले तो एसएमए जान लो। एसएमए की फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ठीक है, जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं वो कौन से अकाउंट्स होते हैं, जिनमें कहने का मतलब आपको स्टेज देखने की शुरुआत नहीं हुई है, मतलब स्टेज देखने को नहीं मिलता है, अच्छे अकाउंट्स है। ठीक है, बोरोवर डिफॉल्ट करने की कंडीशन में नहीं है, उनको बोला जाता है एसएमए। वो अकाउंट नहीं होने चाहिए जो यानी कि अगर ऐसे अकाउंट नहीं है तो वो तो एसएमए की कैटेगरी में नहीं आएंगे, और जो साइन दिखा रहे हैं, डिफॉल्टिंग का साइन दिखा रहे हैं, स्ट्रेस का साइन दिखा रहे हैं, वो आपका एसएमए के अंडर आ जाएंगे। तो SMA 1, SMA 2, इनकी लिमिट अलग अलग है। SMA 1 की अगर हम बात करें तो जो पेमेंट ओवर ड्यू, अगर आपका ये लोन दे रखा है, अगर वो 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच में पेमेंट ओवर ड्यू रहता है तो SMA 1 की कैटेगरी में आ जाएगा। SMA 2 की बात करें, 2 महीने से लेकर 3 महीने तक पेमेंट ड्यू रहता है तो वो SMA 2 की कैटेगरी में आ जाएगा। मगर हम SMA 0 की तो बात करना भूल गए। SMA 0 में क्या है कि ऐसे अकाउंट जिसमें पार्शियली या होली आपका टोटली ओवर ड्यू है, एक से पहले 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर 1 से लेकर 30 दिन के लिए अगर ओवर ड्यू है, या तो थोड़ा सा ओवर ड्यू या पूरा का पूरा ओवर ड्यू, तो ऐसे में 0 की अंडर कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसमें जो है, ये पहले तो 4 साल तक की थी रीपेमेंट जो विंडो थी, मगर इसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया। यू ECLGS 2 में हुआ। अब ECLGS 3 की हम बात कर लेते हैं। जो एक्सटेंडिंग क्रेडिट है वो आपको 40% कर दिया। ठीक है, टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग का 40% कर दिया इसमें। ठीक है, ये इसमें किया गया अमेंड करते करते। अभी 3 की ECLGS 3 की बात हो रही है। जो इसका लोन का टेन्योर है वो 6 साल कर दिया, पहले 5 साल तक का था, अभी इसमें 6 साल कर दिया। मैंने बताया था ना कि ECLGS 1, 2, 3 इसमें बस आपकी लिमिट बढ़ाते जाएंगे, ये पैसा बढ़ाते जाएंगे, यही हो रहा है। ठीक है, मोराटोरियम इसमें डाल दिया गया। मोराटोरियम का पीरियड पहले 2 में मोराटोरियम नहीं था, इसमें मोराटोरियम डाल दिया। मोराटोरियम क्या होता है कि जैसा आपने लोन लिया हुआ है और आपको बैंक ने लोन दिया कि भाई मान लो 3 साल का है, कि आप 3 साल बाद अपनी पेमेंट करना शुरू कर देना, इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर देना। आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो आपका 3 साल का कोर्स है, कोर्स खत्म होने के आप बाद आप वो पेमेंट देना शुरू करोगे। मगर होता क्या है कि भाई आप वो आपकी जॉब नहीं लगती तो आप बैंक के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दी जाए, कि मेरी अभी जॉब नहीं लगी है, मेरी 1-2 साल में जॉब लग जाएगी तो मैं तब पेमेंट देना शुरू कर दूंगा। तो बैंक कहता है कि ठीक है, हम आपको 1 साल का मोराटोरियम देते हैं। मतलब 1 साल का मोराटोरियम मतलब 1 साल के अंदर आपको कुछ नहीं देना है, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम और हम दे देते हैं। तो यहाँ पे 2 साल दिया गया है, तो यानी 2 साल और बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि ये सब कोविड की वजह से हो रहा है। 2020 के बाद तो कोविड आ ही गया था, उसमें फरवरी के एंड में, यानी। ठीक है, तो इसमें और सेक्टर्स को इंक्लूड कर लेगा, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, लीजर एंड स्पोर्टिंग सेक्टर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो यही सब इसमें बोला गया। अब हम ECLGS 4 की बात करते हैं। इसमें 100% गारंटी लोन कवर किया गया है 2 करोड़ तक का। ठीक है, ठीक है, ये और किसमें, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग में, होम्स में। मगर इनके जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो लगा रखे हैं उनके लिए है ये, जिन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रखे हैं उनके लिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, 7.5 तक का। ठीक, ये सब इसमें बोला गया है। तो ये था हमारा आर्टिकल इसके बारे में, ECLGS स्कीम के बारे में। अगला आर्टिकल है हमारा मिथिला मखाना के बारे में। मखाने का पहले पिक्चर देख लो। मखाने के पिक्चर ये होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं, हम हर चीज में इसे यूज करते हैं। ठीक है, काफी सारी चीजों में यूज करते हैं। मिथिला यहाँ बिहार का एक जगह है, जगह का नाम है। इसके बारे में भी जानेंगे, इसका मैप भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, न्यूज में क्यों आया। जो मिथिला मखाना है उसको GI टैग
अवार्ड किया गया है, यानी कि जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग देने का मतलब यही होता है कि अब वो एक पर्टिकुलर जो मिथिला मखाना है कि पर्टिकुलर जगह के लिए फेमस है, पर्टिकुलर जगह से आता है, तो उसको कोई आपकी पायरेटेड करके या दिल्ली से कोई दिल्ली के मखाने खरीद के बेच नहीं सकता कि ये कहेगा कि मेरा ये मिथिला मखाना जो है मैं उसका है, क्या नाम, मिथिला का है, ये मखाने मिथिला का है। तो इसको कस्टमर को बेवकूफ नहीं बनाया सकता है। इससे क्या होगा, जो इसको बोते हैं उगाते हैं उनको जो है ना प्राइस जो है काफी ज्यादा मिल सकेगा। अब ये उगता कैसे है, पेड़ पे उगता है, ये धरती से निकाला जाता है, पानी में कैसे उगता है, तो ये झील में इस तरह के पत्ते लगे होते हैं, पत्ता टाइप से नहीं फैले होते, तो इनके अंदर जो डॉट डॉट देख रहे होंगे ना, तो यही इनके अंदर मखाने होते हैं। तो जैसे आपने पत्ता तोड़ लिया, पत्ते के अंदर से ऐसे ये निकाले जाता है, निकाल के इनकी प्रोसेसिंग होकर इनको सुखा के जैसे भी प्रोसेसिंग की जाती होगी वो इम्पोर्टेंट नहीं, बस इनकी प्रोसेसिंग करके इस फॉर्म में लेके आया जाता है व्हाइट फॉर्म में, तो फाइनली मखाने बनते हैं। ठीक है, ये सब इसलिए न्यूज में है। अब इसके बारे में जान लेते हैं हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। किडनी की प्रॉब्लम में काम आता है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, पर एनर्जी प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, डायरिया को मेंटेन करता है, इंसोम्निया नींद कम आने को मेंटेन करता है। ठीक है, स्किन की डिसीज को ये ठीक कर लेता है, लोट वेट लॉस अगर हो रहा है उसको सही बैलेंस करता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काम आता है। ठीक है, और ये आपकी डायबिटीज को इनको सबको ये मैनेज करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं। वैसे एक चीज आपने देखी होगी, जब भी कोई चीज डिस्कस होती है उसके ऑलमोस्ट ही सारे कॉमन फायदे होते ही है। खैर अच्छा है, चाहे आपके कम भी फायदे हो, खाने में अच्छा होता है। ठीक है, अब जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है जीआई टैग, ये क्वेश्चन बनेगा कि मिथिला टैग को जीआई टैग मिला है या नहीं मिला है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा जीआई टैग होता क्या है, और हर बार कुछ ना कुछ आता ही है। देखिए जीआई टैग यूज कब किया जाता है, ये जो गुड्स होता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या वो किसी पर्टिकुलर जगह किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में टेरिटरी में ओरिजिन हो रहा है, उसका वहाँ पैदा हो रहे हो, तो ऐसी चीजों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वैल्यू देने के लिए, उसमें पायरेसी को रोकने के लिए आपका क्या है, उसकी स्मगलिंग रोकने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग देने से उसको एक तरह से ऑथराइज कर दिया जाता है कि हाँ ये चीज पर्टिकुलरली यहीं उगती है, इसके अलावा दूसरी जगह कहीं नहीं उगती। अगर दूसरी जगह कहीं पे चीज मिलती है बिकती है तो दैट मीन्स वो क्या ना वो स्मगलिंग समझी जाएगी, पायरेसी समझी जाएगी। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, रिकॉग्निशन मिलता है, पैसा अच्छा मिलता है, और स्मगलिंग पे लगाम लगती है। ठीक है, अब ये किसके अंडर होता है सारा चीज, ये होता है किसके अंडर जीआई टैग दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंडर। ये आपकी ऑथोरिटी डिराइव करता है जीआई टैग देने की किसी भी आइटम को, अगर वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स का है और पर्टिकुलर जगह ही ओरिजिनेट होता है, पैदा होता है, पनपता है तो। ठीक है, अगर हम बात करें क्या करता है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो एक्ट है, ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट जैसे मखान है इसको रजिस्टर किया जाएगा, और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, जो इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग आपने दिया है इसकी मदद से इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। प्रोटेक्शन वही है कि इसकी स्मगलिंग रुक जाएगी, लोग कहीं भी कुछ भी कह के नहीं बेच सकते कि मिथिला का मखाना है। ठीक है, अगर हम बात करें इसे कौन गवर्न करता है, कौन डायरेक्ट करता है, डब्ल्यूटीओ को जो एग्रीमेंट है, किस पर एग्रीमेंट हुआ, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म में इसे बात को जाने तो भी इसका मतलब है ट्रिप्स, के ट्रिप्स है वो इसके अंदर आता है, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के अंदर आता है, और वो इसको क्या करता है, गवर्न करता है, यानी कि जो एक्ट है ये ट्रिप्स के अंदर आता है। ठीक है, और ट्रिप्स आपका डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है। तो अगर ये अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेते हैं, कहाँ पे इसका मेंशन है, आर्टिकल 1 और सब पैरा आपका 2 में, और सब पैरा 10 में। ठीक है, ये पेरिस कन्वेंशन जो है उसके अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका आर्टिकल 1 और सब कंटेंट 2 में और 10 में ये आता है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन करता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होगी ना, कोई भी चीज किसी जगह की बन रही है, जैसे कि बंगाल का रसगुल्ला फेमस है, तो बंगाल के रसगुल्ले की जो क्वालिटी बंगाल में मिलेगी आपका दिल्ली में, बिहार में, कहीं पे भी, नो डाउट वे अच्छे नहीं वो बेकार होंगे, ऐसा नहीं है, वो सॉरी अच्छे नहीं होंगे, अच्छी अच्छे वो नहीं होंगे, वो अच्छे होंगे, मगर जो एक क्वालिटी और एक जो फील आएगी ना खाने की जो एक आती है, जिस चीज के लिए फेमस हो वो वहीं पे मिलेगी, क्योंकि उस तरह की जो कल्चर और क्वालिटी और कारीगर जो होते हैं वो वहीं मिलेंगे जहाँ पर पैदा हुई ये चीजें। ठीक है, अब यही चीज की जाती है कि भाई ये तो चलो खैर मैंने बता दिया। अब ये कहाँ कहाँ इसमें फायदा पहुंचाएगा, एग्रीकल्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये जीआई टैग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी वैलिडिटी 10 साल के लिए हो जाती है, 10 साल जब खत्म हो जाती है इसे रिन्यू कराया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जीआई टैग अब मान लीजिए आपने मिथिला मखाना को दे दिया, आज से दे दिया,
तो 10 साल बाद तो ये खत्म हो जाएगा ना इसका जीआई टैग का जो लेबल लगा हुआ था। मगर इसको फिर से रिन्यू कराया जा सकता है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी इसको ये कह के नहीं बेच सकती कि हाँ ये मिथिला मखाना हम मिथिला से लेके आए हैं तो इसे ले लो। नहीं नहीं, पायरेसी नहीं कर सकती। मिथिला मखाना मिलेगा तो बिहार में ही, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाती है। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं कर सकते आप उतना, मतलब एक लाइमलाइट में आने के बाद एक्सपोर्ट जो है चीज़ों का वो नहीं करा जा सकता जब जीआई टैग मिल जाएगा। और कस्टमर को कंफर्ट मिलता है, यानी कि उसे आपकी डुप्लीकेट चीज़ें नहीं मिल पाएगी, ऑथेंटिक चीज़ ही मिलेगी। और दूसरे प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, जैसे बासमती राइस है, दार्जिलिंग टी है, चंदेरी फैब्रिक है, मैसूर सिल्क है, कुल्लू सोल है, कांगड़ा टी है, तंजावुर पेंटिंग्स है, इलाहाबाद सुरखा है, फर्रुखाबाद प्रिंट्स है, लखनऊ जरदोजी है, ठीक है, कश्मीर सैफरन है, और आपका कश्मीर वालनट वुड कार्विंग्स है। ये सब ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर वहीं पे ही जाके मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में गए दिल्ली में और ये लिस्ट पकड़ा दी जी मुझे ये चीज़ दे दो, वहाँ पे एक भी चीज़ नहीं मिल पाएगी इस तरह से तो। ठीक है, मिल जाएगी 1-2 पर सारी नहीं मिलेगी। ठीक है, मगर वो अगर मिल भी गई, जो भी 1-2 मिली, तो वो भी आप ये नहीं कह सकते ना कॉन्फिडेंस के साथ कि ये हमारी यहीं पैदा होती है, ये हमारा कल्चर है। कल्चर आपका या जो भी चीज़ है, इकोसिस्टम है, वो अलग है। ठीक है? अब मिथिला और ये मखाने के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यूरेल फेरोक्सलेस्म, ये आपका आपका क्या है, बोटनिकल नेम है। ठीक है, इसकी जो स्पेशल वेराइटी होती है वो कौन सी है, एक्वेटिक फोक्स नट है। ठीक है, ये मिथिला रीजन में ही पाई जाती है और नेपाल में भी पाई जाती है। यहाँ पर आप देखिए ये है मिथिला रीजन बिहार का। ठीक है, सब धुतकार दिया था इन, मतलब ये सॉरी, मैं कहाँ पे पहुंच गया। ये मिथिला रीजन में यहाँ पे इसकी खेती होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, यानी 3 टाइप होते हैं। मिथिला जो रीजन जो फेमस है वो 3 टाइप की वजह से फेमस है। 3 चीजें हुई, एक तो मिथिला पान हो गया आपका, मिथिला मखाने तो होगी, और आपका मच्छ हो गया। मच्छ मतलब मछली। ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट रीजन में बोला जाता है, ये बंगाल में बोला जाता है कि मच्छ, कि क्या बना रहे हो, मच्छ बना रहे हो। अगर मैं मच्छ बनाने लगूं तो मतलब मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, तो मतलब जो मच्छ है, कहने का मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है। और बाकी उसमें अलग अलग है कि कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। यहाँ पे क्या है, जो आपका कोजगरा है, कोजगरा फेस्टिवल कहाँ पे फेमस है, ये आपके मैथिली ब्राह्मण्स इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये मैथिली रीजन में ही आपका मनाया जाता है कोजगरा फेस्टिवल। इसको भी क्या है, प्रपोज किया गया है जो आपका जीआई टैग देने के लिए, क्योंकि ये वहीं के लिए फेमस है, वहीं पे मनाया जाता है, वो कहीं नहीं मनाया जाता। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं उनकी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए कोजगरा वो मनाया जाता है। यानी कि ये लक्ष्मी पूजा होती है एक तरह की। ठीक है, लक्ष्मी पूजा होती है, मिठाई विठाई बनाई जाती है, खिलाई जाती है एक दूसरे को। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका ये जो है ये मखाने में, इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और दूसरे प्रोडक्ट को हम जान लेते हैं जो बिहार के हैं, जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। ओ सॉरी, जीआई टैग नहीं, इनसे फायदा क्या होता है। ठीक है, ये एक तो बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग बन जाती है कि भाई ब्रांड टाइप बन जाता है, क्योंकि लाइमलाइट में आता है। लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, रीजनल ब्रांड बन जाएगा। ठीक है, और आपका जो स्पिन ऑफ इफेक्ट्स टूरिज्म में देखने को मिलते हैं वो जनरेट होंगे कि लोग आएंगे देखने के लिए, क्योंकि जागरूकता बढ़ती है तो वो भी बढ़ेगा, एक्साइटमेंट भी बढ़ेगा किस चीज़ को देखने का। और ये आपका ट्रेडिशनल नॉलेज को भी प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि हमने पेड़ पौधों पे, इनकी कंजर्वेशन में, इनके उसमें ध्यान देना छोड़ ही दिया है। तो इसलिए पेड़ पौधे ध्यान देना भी जरूरी है। ट्रेडिशनल जो कल्चरल एक्सप्रेशंस है उनको रिवाइव करने का मौका मिलेगा, और बायोडाइवर्सिटी कन्वर्ट करने का भी मौका मिलता है जीआई टैग देने से। ठीक है, अब बिहार में कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, भागलपुरी जर्दालू मैंगो है, कतरनी राइस है, मागाही बीटल, बीटल है, बीटल मतलब वो आपकी सुपारी जो होती है, और मागाही बीटल मतलब आपके पान सुपारी का पूरा बीड़ा होता है। ठीक है, शाही लीची, सिलाव खाजा, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, पीपली आपकी, पीपली वर्क, ये सब आपके जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ पे अगर देखें कि रिकमेंडेशंस की बात, तो बावन बूटी साड़ी को ये है, बावन बूटी साड़ी का पिक्चर। दूसरा है पत्थर काटी स्टोन क्राफ्ट, पत्थर काटी स्टोन क्राफ्ट का ये पिक्चर है, क्योंकि पहले तो हाथों से ही काटते हैं ना पिक्चर। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रपोजल और स्वीट्स के लिए भी दिया गया है, ये तो हुई कि भी इन चीजों के लिए दिया गया है, वैसी चीज जैसे कि ये आर्टी क्राफ्ट है, ठीक है, साड़ी है पहनने की,
ठीक है, केले है, मगर और कई चीजों को भी दिया गया है, जैसे कि आपका छिनाया केला को तो बता ही दिया है। जैसे कि आपका खुरमा, खुरमा जिसे हम गाजा बोलते हैं, उसको दिया गया है, तिलकुट को दिया गया है। तो आदमी को समझना चाहिए। ठीक है। कुरमा, तिलकुट, बालूशाही, इनको सबको दिया गया है। हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से आए? जियोग्राफिकल इंडिकेशन 2015 में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अकॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस 2015। ये दिया गया था, किसको दिया गया था? इसमें से ये बनारस बैरिकेड और साड़ी को ब्रोकेट्स और साड़ी को दिया गया था। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को दिया गया था। त्रिपटी लड्डू को दिया गया था। जो 2015 में प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो न्यूज में पढ़ ही रहे होंगे, तो वो अच्छी तरह से इसको कर पाएंगे। और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी होगा, क्योंकि 2015 में इन दो को आपका वो दिया गया था जीआई टैग। वन यानी कि बनारस ब्रोकेट्स को, और आपका तीसरा तिरुपति लड्डू को, ये आपका जीआई टैग दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, इंडिया एनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये कब? इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन। ये 2018 में पूछा गया था। हमने अभी देखा ये किसके अंदर आती है, किसकी ऑब्लिगेशन है? ये डब्ल्यूटीओ की ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक। अब अगला आर्टिकल हमारा हंगर स्टोन के बारे में, क्यों न्यूज में आया? देखिए, यूरोप क्या है, अभी सबसे वर्स्ट ड्राउट से सफर कर रहा है। ये ड्राउट क्यों आया है? क्योंकि इसके बारे में जानेंगे, रीजन के बारे में जानेंगे। ये सफर से डाउन कर रहा है क्योंकि नदियां सूख चुकी है, काफी नदियां सूख चुकी है। और नदियों के सूखने की वजह से क्या हुआ है कि जो हंगर स्टोन्स है, जिन पे इमरजेंसी वार्निंग लिखी हुई है एक तरह से, वो दिखने लगी है। हमने कुछ दिन पहले, 2 4 5 दिन पहले, लेक गार्डा डिस्कस की थी, जो आपकी इटली में थी। ठीक है, लेक गार्डा डिस्कस की थी, उसमें जो नीचे का पत्थर का हिस्सा है, फर्श है बॉटम में, वो दिखने लगा। तो क्योंकि वो सूखती जा रही है ना, तो वहाँ पो रिवर है, पो रिवर में पानी लिया जा रहा है वहां से, लेक गार्डा, तो इसलिए वो सूखती जा रही है। यहाँ पे मगर ऐसी वो नहीं है। यहाँ पे जो आपका जो ड्राउट आया है उसका कोई दूसरा रीजन है कि नदी भी सूखी जा रही है। तो हंगर स्टोन्स ये है, ये स्टोन्स पे वार्निंग लिखी हुई है। वार्निंग क्या लिखी हुई है? वार्निंग ये लिखी है, इफ यू सी मी क्राई। यानी कि अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपको, इसका मतलब ये है कि आपके रोने का दिन आ गया। दैट मीन्स ये कभी भी नहीं आपका पानी में लेवल नीचे ना आता था उसका, नदी का, कभी नहीं आता था। मगर आपका अगर पानी का लेवल नीचे आ रहा है और ये आपकी लिखाई दिख रही है, तो दैट मीन्स आप काफी बुरे संकट से गुजरने वाले हो। तो ये इसमें बताया गया है, वार्निंग एक तरह की। तो ये आपका हाइड्रोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं। हाइड्रोलॉजिकल का मतलब समझ लो, मार्कर का मतलब निशान। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल का मतलब पानी से रिलेटेड। ठीक है, पानी से रिलेटेड जो आप करते हो प्रोसेस, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये हाइड्रोलॉजिकल मार्कर की तरह काम करता है आपका, जो आपके हंगर स्टोन्स है। ये कहाँ पर आया? सेंट्रल यूरोप में आया है। ठीक है। अभी सेंट्रल यूरोप में कैसा आया कि जो पहले जो प्री इंडस्ट्रियल इरा था आपका, 1600 के टाइम वाला इरा। ठीक है, उस टाइम पे क्या है कि तब इंडस्ट्री तो लगी नहीं, तो सारी लकड़ियों के सामान और वैसे लोहे के सामान, इन्हीं से ही ह्यूमन लेबर ज्यादा लगता था, मगर इन्हीं से ही ये चीजें चल रही थी। तो प्री इंडस्ट्रियल इरा, तो उस टाइम पे ना जो पूर्वज थे, सेंट्रल यूरोप के जो लोग थे 1600 के टाइम में, सन 1600 1700 के टाइम में, उन्होंने पत्थरों पे ना, क्योंकि उस वक्त भी डाउट आया था, उन्होंने पत्थरों पे वार्निंग लिख दी थी। ये वार्निंग लिख दीजिए, अगर ये आप मुझे देख रहे हो तो दैट मीन्स आप बुरे वक्त से गुजरने वाले हो। तो कहने का मतलब, अब ये पत्थर फिर से उभर का आया कई सालों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अभी जो सेंट्रल यूरोप है, वो आपका ड्राउट से थोड़ा सा जूझ रहा है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो इनकी वो आपकी ये होती है, सॉरी मेंबर्स नहीं, मैं मेंबर्स बोल रहा हूँ। ये रिमाइंडर की तरह वर्क करता है कि आपको याद दिलाता है कि भाई खतरे की घंटी बज चुकी है। तो आप थोड़ा सा वाटर की जो शॉर्टेज है उसको समझिए और वाटर को कंजर्व कीजिए। वाटर की कंजर्व पे फोकस करता है ये यूरोप में मेनली। वो है क्या नाम, फाउंड इन द यूरोप। ठीक है, एम्बेडेड इन द रिवर बाय द एंसेस्टर्स। मैंने अभी बताया कि उनके एंसेस्टर्स ने इसको रिवर में एम्बेड किया था, यानी कि लिखा था उनके ऊपर। जो रिवर में अंदर पत्थर है उनके ऊपर लिखा था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर साल सूखा पड़ता है तो हर साल ही पत्थर पे जो लिखा है वो दिखने लगती है, राइटिंग दिखने नहीं।
क्योंकि ड्राउट ज़्यादा है इस बार, तो इस ये पानी सूख गया है, तो इसलिए दिख रहा है। ठीक है, कोजिंग फेमिन एंड द फूड शॉर्टेज, इसी वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक, ये बोला कि फूड अवेलेबिलिटी विल बी इफेक्टेड, इससे फूड अवेलेबिलिटी भी इफेक्ट होगी, क्योंकि जो आपके मेन वो है एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री है ना, या इंपोर्ट करने वाले कंट्री, तो उन पर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें फूड अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पाएगी इंश्योर। ठीक है, ये जो था जर्मनी में आपका क्या हुआ कि कब तक रहा, 15 ईस्वी से 19वीं ईस्वी तक ये ऐसा सेटलमेंट देखने को मिला। ठीक है, अब इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ है, क्या अगर जो लिखा हुआ है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि आपकी फसल बेकार होगी, आपका जो फूड की कमी होगी, प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब फूड नहीं होगा तो प्राइस बढ़ेगी। एम्प्लीकेशंस जो आपके पुअर पीपल्स है उनकी जो भूख की जो समस्या है वो बढ़ेगी। ठीक है, ये आप मैप देख रहे होंगे यूरोप का, तो ये जो सेंट्रल यूरोप का आपका मैप दिख रहा है, इसमें ज़्यादा ड्राउट की कंडीशन दिख रही है, येलोइश और रेडिश हल्का हल्का दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। प्री इंडस्ट्रियल एरा में तो कोई इंडस्ट्री ही नहीं थी, इंडस्ट्री थी मगर वो सब हाथों से और हैंडलूम टाइप की ही चलती थी। अभी जब से इंडस्ट्रियल एरा का वो हुआ है, तो ये जो है गैसेस का अंदर यूज हुआ है, बहुत बेकार कंडीशन है। ये सब चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा सुपरचार्ज बायोटेक राइस के बारे में। ये क्या है, देखिए जो साइंटिस्ट है, किसके साइंटिस्ट, चाइनीज एकेडमी एग्रीकल्चर साइंस, चाइनीज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ये है ये। ठीक है, और जो उन्होंने क्या किया है, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर की मदद से जो आपके राइस की, बल्कि ये कहिए कोई भी ग्रेन है, उसकी जो है यील्ड को बूस्ट कर दिया, बढ़ा दिया। वो कितने तक बढ़ा दिया, लगभग 40 से 68% तक बढ़ा दिया। जबकि राइस की और व्हीट की आपकी कितनी बढ़ी है, 17 से 22% तक यील्ड को बढ़ाया है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, जो इनका ग्रोथ का ड्यूरेशन, मान लीजिए ये पौधा बीज रोपाने से लेके और बड़ा होने तक, पूरा पकने तक, मैच्योर होने तक आपका मान लीजिए 1 महीना लेता है। तो ये जो है आपका जो इन्होंने ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन जो किया है, जो यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन थोड़े से किया है, उसकी वजह से पौधा बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और इसमें यील्ड भी बहुत ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब ये जो सुपर बायोटेक चार्ज राइस जो होता है, ये लगभग 40% यील्ड, ठीक है, इसके पास है, यानी कि यील्ड 40% मोन ग्रीन। ठीक है, इसकी वजह से जो आपका सुपर चार्ज बायोटेक राइस है, उसमें 40% जो है यील्ड में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक, अब इसकी हाइलाइट्स की बात कर ले, अगर हम यहाँ पे चाइनीज की वैरायटी की बात करें, राइस की वैरायटी की बात, तो देखिए ये आपके चाइनीज की वैरायटीज है इतनी सारी। ठीक है, ये राइस की वैरायटीज है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो चाइनीज वैरायटी ने किसी भी एक राइस का जीन लेके, को जीन निकाल के कॉपी उसी में ही कर दिया, दूसरी जगह, उसी जगह नहीं, दूसरी जगह कॉपी कर दिया जीन, इसी निकाल के कॉपी कर दिया, यानी डुप्लीकेट जीन को इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से उन्हें बहुत फायदे हुए। ठीक, तो इसमें ये लिखा है कि चाइनीज राइस वेराइटीज सेकंड कॉपी ऑफ वन ऑफ इट्स ओन, कि अपने खुद की और जीन की जो है वैरायटी को कॉपी करके आपका बूस्ट किया है यील्ड को। यहाँ पे बोलो कितने तक किया, 40% तक। और जो सेकंड कॉपी है किसी भी सिंगल जीन की सेकंड कॉपी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कोड वर्ड में, OSDERBIC, ठीक है, OSDREB1C, ये इसका कोड नेम हो गया। ठीक है, इससे क्या है, ये आपका जो आपने सेकंड कॉपी ली थी वो ऐड की कर दिया आपने राइस में। ठीक है, उसकी यील्ड बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, और भी कई फायदे होंगे, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, नाइट्रोजन का यूज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कि नाइट्रोजन यूज कम होगा। ठीक है, और फ्लोरिंग, जल्दी फूल आएगा, जल्दी कम टाइम लगेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा एफिशिएंटली। तो ये सारी चीज़ों में फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, ये नेटिव जीन ऐड किया है, यानी कि अपने खुद का यहीं का एक जगह का जीन ऐड किया है, ऐसा नहीं कि कोई फॉरेन जीन ऐड किया, जैसे कि आपकी बीटी कॉटन होता था, और या बीटी सोयाबीन है, उसमें फॉरेन जीन ऐड किया हुआ है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर नेटिव जीन ऐड किया है। ठीक है, अब जीन मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि जीन मॉड्यूलेशन होता क्या है ना। अब हाँ, पहले तो हम यही जान लेते हैं, वो मैं बताना भूल गया, कि ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर एक तरह का जीन ही होता है, जो कि इन्वॉल्व होता है किसी स्पेशली जो रेगुलेशन है जीन के एक्सप्रेशन का, उसको आपका बाइंड करके रखता है, और सर्कुलेटरी एलिमेंट की तरह ये काम करता है, जो ट्रांसक्रिप्शनल आपका रेगुलेटर है।
किसमें? आपका किसमें काम करता है ये? आपका जीन एक्सप्रेशन में। अब बात आती है जीन एक्सप्रेशन होता क्या है? जीन एक्सप्रेशन एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें जीन की इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है क्या? सिंथेसिस करने के लिए। किस चीज का सिंथेसिस करने के लिए? फंक्शनल जीन प्रोडक्ट, या ये कह दीजिए आपका जीन प्रोडक्ट कह दीजिए। जो जीन प्रोडक्ट होता है आपका क्या होता है? वो एक तरह का आरएनए कह लीजिए, प्रोटीन कह लीजिए। जीन प्रोडक्ट आरएनए होता है या प्रोटीन होता है, मतलब ये होता है। ठीक, तो ये चीज हमने समझ ली। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात आ रही है कि सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया का राइस के कॉन्टेक्स्ट में। आप ये जान लीजिए इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का। कितने फख्र की बात है। और पिछले साल इसने 18.75 मिलियन मीट्रिक टन आपका जो है 150 कंट्रीज को सप्लाई किया था। कौन सी ईयर में? 2021-22 में सप्लाई किया था। ठीक है, वियतनाम जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, और इंडिया जो है एक्सीलेंट रिसर्चर्स है। आंध्र प्रदेश एक बहुत अच्छा जो वो है जगह जहाँ पे आपको क्या है ज़्यादा पैदावार होती है राइस की। उसके बाद आपका कर्नाटक आ जाता है, पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है। ठीक, ये सब चीज़ें आ जाती है। ये मैप है, मैप में आप देख सकते हो। जो सबसे ज़्यादा बिलो है जिसका 10-15% अबव है, तो वो आपका सिर्फ बंगाल बंगाल है। ठीक है, उसके बाद क्या है? हम आगे बढ़कर देखते हैं। ये आपकी राइस की वैरायटी होगी इंडिया में जो इतनी सारी वैरायटीज है। ठीक है, ये आपका वही मैप आ गया कि भाई आपका पहले क्या है। वेस्ट बंगाल हो गया, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब आपके वो आएंगे ऑर्डर में। ये चीज याद रखिए, ध्यान रखना। इसे मैप को पहुंच करके देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं राइस के बारे में। राइस जो है खरीफ क्रॉप का प्रोडक्ट है। खरीफ क्रॉप कब होती है? गर्मियों में होती है। ठीक है, तो जो आपकी के आर जे होती है ना, कर्ज टाइप, इसे के मतलब खरीफ, आर्मी यानी कि आपकी गर्मी, रवि, रवि से मतलब रवि हिंदी में बोला जाता है सूरज को, और सूरज क्या देता है? गर्मी देता है। और जी में जायद। तो ये तीन टाइप की क्रॉप होती है। हम यहाँ सिर्फ दो पे बात कर रहे हैं, दो पे मेन फोकस होता है हमारा, रवि और क्रॉप। तो जो आपकी राइस है ये रवि मतलब और उसकी है, रवि मतलब रवि क्रॉप की है। ठीक है, इसके लिए हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और रेनफॉल लगभग 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये कहाँ पर उगाया जाता है? प्लेन एरियाज में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उगाया जाता है। कोस्टल एरियाज में उगाया जाता है। ये सब चीज़ें की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा, अब लैंडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन कौन से है? एक तो वेस्ट बंगाल है, आपको उत्तर प्रदेश है, पंजाब, ये अब आपके लैंडिंग यानी कि सॉरी लैंडिंग लीडिंग, जो बहुत अग्रणी है, जो सबसे ज्यादा आपको प्रोड्यूस करते हैं। और अब हाईएस्ट यील्डिंग की बात करें कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज में होता है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज में, सॉरी किस स्टेट में होता है? पंजाब में होता है, तमिलनाडु में होता है, हरियाणा में होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरला। तो सभी जो है कि ये क्या हो गए? आपके हाई यील्डिंग स्टेट हो गए। ये क्या हो गए? लैंडर स्टेट हो गए। इस टाइप से ये चीजें चलती है। और आगे अगर हम बात करें इंडिया के, ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में। वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये सब है। अब 25% जो टोटल क्रॉप एरिया है वो तो इंडिया में राइस कल्टीवेशन में है। तो ये बोला जाए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रबी क्रॉप में कौन कौन से आते हैं। वीट, ओट, ग्राम, बैरले, मस्टर्ड, चिकन पी, मसूर, मूंगा। तो ये सब चीजें है इसमें। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे क्वेश्चन स्लाइड को पहुंच करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो कि 2013 में पूछा गया था यूपीएससी में। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। ये कॉटन है, ग्राउंड नट है, राइस है, वीट है। विच ऑफ दीज क्रॉप्स आर खरीफ क्रॉप? तो कौन कौन सी खरीफ क्रॉप्स है? तो खरीफ क्रॉप्स एक तो हमने जानी है, राइस तो है ही क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं। और दूसरी चीज जाननी पड़ेगी वे है नहीं है, तो यानी कि जिसमें तीन है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो अब तीन तो इसमें नहीं है तो ये तो सही हो नहीं सकता। तीन इन तीनों में है, ये है ना। तो ये इन तीनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, अगर मैं गैस मारूं ना, तो थोड़ा सा गैस करूं तो ये होता है कि दो भी तीनों में है। ठीक है, तो यानी कि दो की और तीन की ज्यादा प्रायोरिटी है। मगर आप 100% तो कह नहीं सकते। वो तो तब का बात है जब आप 50-50 कर रहे हो और आप टाइम ना बचा हो, तो जो भी समझ में आ रहा मार दीजिए, दो और तीन हो जाएगा। मगर ऐसा तो नहीं चलेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप दो तीन मारो। तो कहने का मतलब ये आपका कंसेप्ट नहीं चलता है हर जगह। ठीक, तो इसमें अब हम जानेंगे कि भाई ये आपका राइस हो गया, 3 नंबर का तो हो ही गया। अब और कौन हो सकता है? फर्स्ट
या सेकंड, या फर्स्ट या सेकंड, या कौन सा होगा? इसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड। कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, यहाँ पे आप देखिए वीट आपका किस में है? वीट आपका रबी में है। ठीक है, ये मुझे लगता है यहाँ पे गलत दिया है, क्योंकि वीट भी तो गर्मी में ही होता है ना। ये गलत है, या मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया है। ये आपका चेक करना पड़ेगा, इसका ये ऑप्शन क्या मान रहा है। पर यहाँ पे तो रबी क्रॉप की, सॉरी सॉरी सॉरी, सही नहीं, खरीफ क्रॉप की बात हो रही है ना। देखो राइस तो है ही, ठीक है, यहाँ पे राइस हो गया। मैं रबी क्रॉप में चला गया, राइस राइस हो गया। ठीक है, आपका ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया। ये सारा आपके किस में आते हैं? उसमें आते हैं, ये खरीफ क्रॉप में आते हैं। तो ये हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे बस कुछ नहीं है, इतनी थी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर